नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो लास्ट क्लास में हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किया था और इंसोलेशन टॉपिक कंप्लीट किया था। और इंसोलेशन और टेम्परेचर के मध्य का जो डिफरेंस है, इन दोनों बातों को भी हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, कि तापमान का किस प्रकार से वितरण किया जाता है। तो इस बात पर हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग लगाइएगा आप लोग, तापमान का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, तापमान का वितरण। जो तापमान का वितरण है, तापमान के वितरण को हम लोग दो तरह से बात करेंगे। हमारा यहाँ पर मेन उद्देश्य है तापमान के क्षैतिज वितरण को पढ़ना। क्षैतिज वितरण, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को पढ़ना हमारा टारगेट है। और तापमान के क्षैतिज वितरण को दो तरह से पढ़ते हैं। पहला तो हम कह सकते हैं कि तापमान का अक्षांशीय वितरण क्या है। तो पहला जो पॉइंट है, इसे कहा जाता है तापमान का अक्षांशीय वितरण, तापमान का अक्षांशीय वितरण। और दूसरी तरफ है समान अक्षांशीय प्रदेश है। अगर तो अक्षांशीय वितरण का मतलब हो गया कि अगर अक्षांशीय परिवर्तन हो रहे हैं तो अक्षांशीय परिवर्तन के साथ तापमान में अंतर की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो उनकी बात कर जाएगी कि कैसी स्थिति बनती है। और अगर समान अक्षांशीय प्रदेश है, समान अक्षांशीय प्रदेश है, इसका मतलब है कि हम पूरब पश्चिम दिशा में मूव कर रहे हैं अथवा पश्चिम पूर्व दिशा में मूव कर रहे हैं। तो समान अक्षांशीय प्रदेश है और समान अक्षांशीय प्रदेश होने के बाद क्या होगा, तो हम कह सकते हैं समान अक्षांशीय प्रदेश है, आपतन कोण का मान एक समान होगा। और समान अक्षांशीय प्रदेश में आपतन कोण के एक समान मान होने के बाद भी अगर तापमान में अंतर की स्थितियां देखने को मिलती हैं, तो उन अंतर की स्थितियों की चर्चा करते हैं। तो हम दूसरा पॉइंट कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, समान अक्षांशीय प्रदेश में, समान अक्षांशीय प्रदेश में तापमान का वितरण, या इस बात को इस तरह से कहा जा सकता है कि तापमान का देशांतरीय वितरण। तो इसे हम कह सकते हैं तापमान का क्या है, तापमान का देशांतरीय वितरण भी कह सकते हैं। ये दोनों ही पॉइंट्स को ध्यान में रखना है हमें। तो सबसे पहले तो चर्चा करते हैं कि तापमान का जो अक्षांशीय वितरण है, इस अक्षांशीय वितरण के आधार पर कैसी स्थितियों का निर्माण होता है, ये कैसी कंडीशंस बन जाती हैं। तो देखिए, तापमान का अक्षांशीय वितरण का जो संबंध है, तापमान के अक्षांशीय वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है आपतन कोण। तो तापमान के अक्षांशीय वितरण का संबंध किसी स्थान की अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उस स्थान के आपतन कोण से है, अर्थात पृथ्वी की सतह और सौर किरण के मध्य बनने वाले कोण के साथ इसका संबंध है, आपतन कोण के साथ संबंध है। और आप जानते हैं कि आपतन कोण का संबंध होता है प्रति इकाई क्षेत्र में, प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा। तो आपतन कोण किसी भी स्थान पर अक्षांशीय स्थिति के आधार पर उस स्थान के तापमान का निर्धारक कारक है। और निर्धारक कारक क्यों है, क्योंकि आपतन कोण निर्धारित करता है उस स्थान के प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा को।
तो हम लोग ने एक पॉइंट डिस्कस किया हुआ है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखीय क्षेत्रों से, जैसे जैसे हम विषुवत रेखीय क्षेत्र से 0 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री नॉर्थ अथवा 90 डिग्री साउथ की ओर, या मैं कह सकता हूं कि ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे आपतन कोण के मान में कमी आती है। तो आपतन कोण घट रहा होता है, कम होता है, आपतन कोण का मान घट रहा है, और इस कारण से तापमान में भी कमी आती है। तो तापमान का अक्षांशीय वितरण का संबंध है आपतन कोण से, और आपतन कोण का क्यों घट रहा है? आप जानते हैं पृथ्वी गोलाभ है, पृथ्वी की गोलाभ आकृति के कारण विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर आपतन कोण के मान में क्रमशः कमी की स्थिति देखने को मिलती है। इस अक्षांशीय वितरण के आधार पर पृथ्वी पर तापीय कटिबंधों का विकास होता है। मुख्य परीक्षा का यहां से एक अच्छा सवाल बनता है कि पृथ्वी की सतह पर तापीय कटिबंधों से पर विकसित तापीय कटिबंधों से आप क्या समझते हैं, तापीय कटिबंधों के वितरण प्रतिरूप की व्याख्या करें। ऐसा क्वेश्चन बनता है यहां पर मुख्य परीक्षा का। तो यहां पर प्रीलिम्स की पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं आपतन कोण का मान क्रमशः घट रहा है, और घटने के साथ साथ क्या हो रहा है, तो घटने के साथ साथ तापमान में भी कमी आ रही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है इस स्थान पर, वो ये याद रखना है कि इस प्रकार से अक्षांशीय वितरण का, यानी कि तापमान के अक्षांशीय वितरण, तापमान का अक्षांशीय वितरण, इसके आधार पर तापीय कटिबंध, थर्मल जोन का विकास होता है। थर्मल जोन का विकास हो जा रहा है, तापीय कटिबंधों का विकास हो जा रहा है। ठीक है, इसकी चर्चा करते हैं। थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से कटिबंध कैसे बनते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 45 डिग्री नॉर्थ, 45 डिग्री साउथ, 60 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ। हम जानते हैं जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जा रहे हैं आपतन कोण परिवर्तित हो रहा है, और हम जानते हैं आपतन कोण को प्रभावित करने वाला कारक सबसे पहला तो अक्षांशीय स्थिति है, और दूसरा और बड़ा कारक है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण। इस कारण से सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन की स्थितियां बन रही थी, कर्क रेखा और मकर रेखाओं का निर्धारण हो रहा था। तो ध्यान रहे विषुवत रेखा से लेकर के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर वर्ष भर उच्च तापमान की स्थितियां पाई जाती हैं। वर्ष भर उच्च तापमान, आप कहेंगे सर लंबवत किरण तो 23.5 तक ही पहुंचती है, फिर 30 डिग्री क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसका इफेक्ट रहता है, प्रभाव रहता है, इसलिए हम लगभग 30 डिग्री को लेकर के चलते हैं। लगभग हैं, ये ध्यान रहे। आगे चल करके मैं जलवायु कटिबंध के बारे में बताऊंगा, तो वहां पर हम और चीजों को इनको थोड़ा और माइन्यूट जाकर के देखेंगे। ठीक, तो 0 से 30 डिग्री तक के आसपास का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन, उष्ण कटिबंध कहते हैं। कैसा क्षेत्र है उष्ण कटिबंध? आप कह सकते हैं उष्ण कटिबंध एक प्रकार का पृथ्वी की सतह का ऐसा क्षेत्र है, अक्षांशीय स्थितियों, उन अक्षांशीय स्थितियों के मध्य का क्षेत्र है
जहां पर वर्ष भर तापमान अधिक होता है विषुवत रेखा के 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के मध्य का क्षेत्र है। 30 डिग्री से 45 डिग्री तक नॉर्थ अथवा साउथ में जाने पर, जब हम 30 टू 45 डिग्री तक जाते हैं नॉर्थ अथवा साउथ में, यहां पर एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है, और प्रवृत्ति ऐसी देखने को मिलती है कि वर्ष के अधिकांशतः दिन गर्म होते हैं, ग्रीष्म ऋतु का काल लंबा होता है, और दूसरी तरफ आती है शीत ऋतु, कम समय के लिए आती है। तो वर्ष में लंबे समय तक ग्रीष्म ऋतु का काल होता है और कम समय के लिए शीत ऋतु का आगमन होता है। इसे कहा जाता है सब ट्रॉपिकल अथवा उपोष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, सब ट्रॉपिकल जोन। तीसरा जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है टेम्परेट, जिसे हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध। टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कैसा है? तो 45 टू 30 डिग्री नॉर्थ अथवा साउथ, चाहे हम उत्तर में 45 से 60 के मध्य चले जाएं, चाहे साउथ में चले जाएं। आपतन कोण के आधार पर जो प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा है, इस आधार पर यह ऐसा क्षेत्र है जहां वर्ष में लंबे समय के लिए शीत ऋतु होती है और कम समय के लिए ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। तो लंबे समय तक शीत ऋतु, वर्ष के 8 महीने तक शीत ऋतु है, 4 महीने के लिए ग्रीष्म ऋतु आ गई। यहां पर हैं हम उपोष्ण में, क्या कह रहे हैं? इस स्थान पर वर्ष में लंबे समय तक ग्रीष्म ऋतु और कम समय के लिए शीत ऋतु, जैसे भारत का क्षेत्र है हमारा, अधिकांशतः समय में ग्रीष्म ऋतु होती है, कम समय के लिए शीत ऋतु आती है। जो ध्रुवीय क्षेत्र है इसे कहा जाता है शीत कटिबंध। पोलर जोन। शीत कटिबंध अथवा पोलर जोन। पोलर जोन कैसा क्षेत्र है? तो शीत कटिबंध अथवा पोलर जोन ऐसा क्षेत्र है जिसका विकास 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ अथवा साउथ के मध्य होता है। तो 60 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ अथवा साउथ का क्षेत्र है जहां वर्ष भर शीत ऋतु का होती है। तो वर्ष भर शीत ऋतु पाई जाती है, शीत कटिबंध कहते हैं। तो देखिए, तापमान का जो क्षैतिज वितरण है, तापमान के क्षैतिज वितरण में अक्षांशीय वितरण और अक्षांशीय वितरण का संबंध आपतन कोण के साथ है, विषुवत रेखा के साथ। जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं विषुवत रेखा से तो तापमान में कमी होती है, क्योंकि प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा कम होती है। इसके कारण पृथ्वी पर तापीय कटिबंधों का विकास होता है, और तापीय कटिबंधों का विकास होने के कारण हम पृथ्वी को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, समशीतोष्ण क्षेत्र अथवा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और शीत कटिबंधीय क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं। अगर आपतन कोण एक समान है, एक समान जोन है, मान लिया जाए कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आप कहेंगे कि प्रत्येक स्थान पर, चाहे हम पश्चिम से पूर्व की ओर जाएं, चाहे पूर्व से पश्चिम की ओर जाएं, प्रत्येक स्थान पर आपतन कोण का मान एक समान होगा, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा एक समान होगी। जब प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा एक समान होगी, इसका मतलब है कि तापमान एक समान होना चाहिए। लेकिन कई बार अंतर की स्थितियां आ जाती हैं। कैसे? जैसे कि आगरा और दार्जिलिंग दोनों ही समान अक्षांशीय अवस्थिति के हैं, दोनों ही समान अक्षांश पर अवस्थित हैं, लेकिन दोनों के ही तापमान में क्या है? अंतर की स्थिति है, बहुत बड़े अंतर की स्थिति है। प्रश्न आया हुआ है आपकी यूपीपीसीएस में, प्रीलिम्स में। ठीक है, कथन और कारण के रूप में आया था सवाल, अभी बताऊंगा, चर्चा करूंगा ऐसा क्यों है। दोनों 27 डिग्री अक्षांश, लगभग 27 डिग्री के आसपास अवस्थित हैं,
लेकिन तापमान में अंतर है। ऐसे अन्य फैक्टर हैं जिनके कारण तापमान में अंतर की स्थितियां आ जाती हैं, जबकि स्थान कैसा है, स्थान समान अक्षांशीय है, चाहे उष्ण हो, चाहे उपोष्ण हो, चाहे शीतोष्ण हो, कुछ भी हो सकता है, समान अक्षांशीय क्षेत्र है, सारी बातें एक समान, आपतन कोण समान, प्रतिकाय क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा समान, पर तापमान में अंतर की स्थिति। तो अब हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हमने सेकेंड पार्ट में इसको बांटा हुआ था क्या, कि समान अक्षांशीय प्रदेश में तापमान का वितरण अथवा तापमान का देशांतरीय वितरण, आप इसे कह सकते हैं, नीचे हेडिंग लगाइएगा एक और इसमें अथवा करके, कि समान अक्षांशीय प्रदेश में आपतन कोण के एक समान होने के बाद भी तापमान में अंतर की स्थितियों का कारण, इसके नीचे लगा लीजिएगा अथवा करके। अब मैं अंतर की स्थितियां क्यों बनती हैं एक एक कारण लेते हैं। तो सबसे पहला कारण तो है एल्टीट्यूड, ऊंचाई। तो एक कारण है ऊंचाई, दूसरा कारण है एल्बिडो और बादलों की सघनता। तीसरा कारण है स्थल व जल का प्रभाव। ठीक है, और चौथा कारण होता है, मैं इस स्थान पर लिख देता हूं, पवन व समुद्री जलधारा। का प्रभाव, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है, ऑप्शन में देकर के पूछा हुआ है प्रीलिम्स में। ठीक है, चलिए एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इस फैक्टर की चर्चा करते हैं, ऊंचाई की बात करते हैं, एल्टीट्यूड की बात करते हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हम मैदानी क्षेत्र से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम मैदानी क्षेत्र से कहां जा रहे हैं, तो मैदानी क्षेत्र से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं। तो जब मैदानी क्षेत्र से हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, तो हम क्या देखते हैं कि ऊंचाई में वृद्धि हो रही है। क्या बढ़ रहा है, ऊंचाई बढ़ रही है। ऊंचाई बढ़ रही होती है। ऊंचाई, जैसे ही ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। ऊंचाई में वृद्धि हो रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण बल के मान के कम होने के साथ साथ क्या होगा, अब गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम हुआ तो गैसों के अणु इधर क्या है, सघन है, डेंस है, बहुत ज्यादा सघनता है गैसों के अणुओं में। लेकिन जैसे ही ऊंचाई बढ़ी, गुरुत्वाकर्षण का मान घटा, गैसों के अणु अब सघन नहीं रह गए, बल्कि क्या हो गई, हम कह सकते हैं गैसों की सघनता घट गई, गैसों की सघनता में कमी आ गई, गैसों की सघनता घट गई। अब अगर गैसों की सघनता घटेगी तो क्या होगा, मैं इस बात को इसके नीचे आप लोग लिखिएगा, मैं इधर लिख लेता हूं, मेरे पास थोड़ा जगह की कमी है इसलिए, तो आप लोग नीचे लिखते चलिएगा, मैं इस स्थान पर लिख रहा हूं। जैसे जैसे गैसों की सघनता में कमी आएगी, वैसे वैसे सौर विकिरण, या हम कह सकते हैं सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊष्मा के अवशोषण का दर कम हो जाएगा, क्योंकि अब गैसों के अणु तो विरल हो गए, अब यहां पर गैस सघन तो रही नहीं। ऊंचाई जैसे ही बढ़ी, वायुमंडल विरल हो गया, गैसें क्या हो गई, विरल हो गई। तो हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा एवं पृथ्वी के द्वारा निष्कासित
ऊष्मा के अवशोषण का दर घट गया। सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊष्मा के अवशोषण का दर घट गया, और जैसे ही सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊष्मा के अवशोषण का दर घटेगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, तापमान घट जाएगा। तो हम ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, कहां से, मैदानी क्षेत्र से। तो जब हम मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर जाएंगे, किधर से, मैदान से, किधर जा रहे हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र की ओर, तो क्या स्थिति देखने को मिलेगी, तापमान में कमी की स्थिति देखने को मिलेगी। समान अक्षांशीय प्रदेश है, सारी बातें समान हैं, लेकिन फिर भी मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों के तापमान में अंतर की स्थिति होगी। अंतर की स्थिति के पीछे का कारण क्या है, अंतर की स्थिति के पीछे का कारण है कि गैसों के का विरल हो जाना, वायुमंडल का विरल हो जाना, और विरल होने के कारण सौर ऊर्जा और पृथ्वी के द्वारा निष्कासित ऊष्मा के अवशोषण के दर का घट जाना। और इसके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का कारण है गुरुत्वाकर्षण बल का कम प्रभावशाली होना, और इन सब के पीछे का कारण है ऊंचाई में वृद्धि हो जाना। जैसे एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे क्या, आगरा और दार्जिलिंग। आगरा और दार्जिलिंग दोनों के ही समान अक्षांशीय अवस्थिति है, दोनों एक समान अक्षांशीय अवस्थिति पे है, लगभग 27 डिग्री अक्षांश के आसपास है। दोनों की समान अक्षांशीय अवस्थिति के बाद भी दोनों के तापमान में एक बड़ा अंतर की स्थिति देखने को मिलती है। ऐसा क्यों, ऐसा है उनकी भौगोलिक अवस्थिति। तो आपतन कोण के एक समान होने के बाद भी भौगोलिक अवस्थिति में अंतर से तापमान में भी अंतर की स्थिति देखने को मिल सकती है, जिसके पीछे का कारण है ऊंचाई, एल्टीट्यूड का प्रभाव, ऊंचाई का प्रभाव। ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाते हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में आप जाएंगे, वायुमंडल विरल है, जैसे ही धूप में निकलेंगे तेजी से धूप लगेगी, कोल्ड स्ट्रोक भी हो सकता है, हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, सन स्किन बर्न भी हो जाती है। तो वायुमंडल चूंकि विरल है, इसलिए प्रकाश की तीव्रता, या हम कह सकते हैं सौर विकिरण की तीव्रता, पेनिट्रेशन पावर हाई होगा। तो आप बाहर निकलेंगे तो बहुत तेजी से स्किन बर्न जैसी चीजें महसूस होंगी, और स्किन बर्न भी हो सकती हैं। अब ज्यादा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों की ओर चले गए हैं, ज्यादा ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में चले गए तो वायुमंडल विरल है, विरल वायुमंडल में स्किन बर्न हो जाएगी। क्यों, क्योंकि वहां पर सौर विकिरण के पेनिट्रेशन पावर हाई हो गए हैं वायुमंडल की विरण होने के कारण। तो कोल्ड स्ट्रोक और हीट स्ट्रोक जैसी स्थितियां हो सकती हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं। अगला फैक्टर है एल्बिडो और बादलों की सघनता। इसके बारे में चर्चा करना बहुत जरूरी है। एल्बिडो और बादलों की सघनता क्या है, तो पहले बात करते हैं एल्बिडो की। एल्बिडो को परावर्तिता गुणांक कहा जाता है। क्या कहते हैं, एल्बिडो को हम कहते हैं परावर्तिता गुणांक। इसे रिफ्लेक्टिविटी भी कहा जाता है। तो एल्बिडो को परावर्तिता गुणांक अथवा रिफ्लेक्टिविटी भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब है क्या भाई परावर्तिता गुणांक, तो परावर्तिता गुणांक को निकालते समय हम कैसे निकालते हैं, तो पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा और कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का अनुपात, कुल प्राप्त सौर ऊर्जा के अनुपात के रूप में निकाला जाता है।
तो एल्बिडो निकालते समय हम क्या करते हैं, पृथ्वी के द्वारा प्राप्त सौर ऊर्जा, परावर्तित सौर ऊर्जा और कुल प्राप्त सौर ऊर्जा का क्या करते हैं, हम अनुपात निकालते हैं। इसे प्रतिशत में जब व्यक्त करते हैं तो इसमें 100 का गुणा कर देते हैं प्रतिशत में व्यक्त करने के लिए, इसे दशमलव या प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। और पृथ्वी के द्वारा परावर्तित सौर ऊर्जा कितनी है, आप जानते हैं 35 यूनिट है जिसे पृथ्वी परावर्तित कर देती है, और कुल है 100 यूनिट। दशमलव में व्यक्त करने के बजाय अगर हम प्रतिशत में व्यक्त करेंगे 100 कट गया, बचेगा 35%। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, नीचे लिख भी लीजिएगा आप लोग तेजी से। पृथ्वी की औसत परावर्तिता 35% है, तो पृथ्वी की औसत परावर्तिता कितनी है, 35% के आसपास है। अब बात को और आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। देखिए, अगर किसी सतह का एल्बिडो अधिक है, अगर किसी सतह से किसी सरफेस का एल्बिडो अधिक है, इसका मतलब आप कहेंगे कि अब तो सर परावर्तिता अधिक होगी। उस सतह के द्वारा परावर्तिता अधिक होगी। सतह ज्यादा सौर ऊर्जा को वापस से परावर्तित कर देगा बाह्य अंतरिक्ष की ओर, ज्यादा परावर्तिता होगी। और अगर परावर्तिता अधिक होगी, इसका मतलब ही है कि अगर किसी सतह ने ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्टिविटी बढ़ गई, तो उस सतह के द्वारा एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो आप कहेंगे सर घट जाएगा। जैसे जैसे परावर्तिता बढ़ी, परावर्तित किया, वैसे वैसे अवशोषण का दर क्या हो गया, अवशोषण का दर घट गया। और जब सतह के द्वारा अवशोषण का दर घट जाता है, इसका मतलब है कि सतह के तापमान में कमी आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि सतह का तापमान क्या होगा, घट जाएगा। इस पूरे डिस्कशन से हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि एल्बिडो और टेम्परेचर के मध्य इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एल्बिडो बढ़ेगा किसी सतह का, तो टेम्परेचर उस सतह से, उस सरफेस का टेम्परेचर कम हो जाएगा। और अगर किसी सतह पर एल्बिडो क्या होगा, एल्बिडो घट जाएगा, यानी उस सतह की परावर्तिता कम हो जाएगी, अवशोषण बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा। यह कंक्लूजन हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक बात और जानते हैं, ये जो एल्बिडो है, जो परावर्तिता है, ये दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो करती है सतह के रंग पर, एल्बिडो दो बातों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है ये सतह के रंग पर, और दूसरा निर्भर करता है ये सतह के चिकनेपन पर। किस पर, तो सतह के चिकनेपन। कितना लुब्रिसिटी है, लुब्रिकेंट कितना है सरफेस, और दूसरा कलर। अगर सतह का रंग हल्का है और सतह का चिकनापन अधिक है, रंग कैसा है, सतह का रंग अगर हल्का हो और चिकनापन अगर अधिक हो, अधिक लुब्रिकेंट हो सरफेस, तो हल्का रंग लाइट कलर और अधिक चिकनेपन वाली सतह का एल्बिडो अधिक होता है। तो आप देखेंगे ग्रीष्म ऋतु का समय आता है, आप स्वयं हल्के रंग के कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर ग्रीष्म ऋतु का समय है, तो ग्रीष्म ऋतु के समय में हल्के रंग के कपड़े पहनने से क्या हो जाएगा, एल्बिडो बढ़ जाएगा। जैसे जैसे परावर्तिता बढ़ेगी, वैसे वैसे ऊष्मा का अवशोषण कम हो जाएगा, गर्मी का एहसास कम होगा। शीत ऋतु में उल्टी स्थितियां हो जाती हैं। तो कोई भी सतह है, दो बातें ध्यान रखनी है, सतह कितनी ज्यादा क्या है, चिकनी है, और दूसरी बात ध्यान रखनी है सतह का रंग कितना हल्का है। इन दो बातों को ध्यान रखना है। सवाल यहीं से बनता है
एक प्रश्न आया था, उस प्रश्न को हम लोग ले लेते हैं, डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। आपके एग्जाम में भी पूछा गया था। एक है नवीन हिम से आच्छादित सतह है, नवीन प्रदूषित हिम है, बालू का टीला है और धान का खेत है। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं। और आपके पास क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से किसका एल्बिडो सबसे अधिक है? नवीन हिम से आच्छादित भूमि, दूसरा है प्रदूषित हिम, तीसरा है बालू का टीला और चौथा है धान का खेत। ये चार आपके पास पॉइंट आ गए, इन पर बात करने के लिए बोला गया आपसे कि भैया देखिए बताइए किसका एल्बिडो अधिक होगा। तो बताइए आप लोग किसका अधिक होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। तो हम कह सकते हैं, हमने क्या देखा है कि एल्बिडो दो बातों पर डिपेंड करता है। एल्बिडो दो बातों पर डिपेंड करे, एक रंग हल्का होना चाहिए, रंग कैसा हो तो हल्का हो, और दूसरा सतह कैसी हो तो सतह होनी चाहिए चिकनी। ये दो बातें अगर हमारे दिमाग में हैं तो आराम से प्रश्न को हल कर किया जा सकता है। देखते हैं हल्का रंग किसका होगा। तो हल्के रंग की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छा हल्का रंग तो यही मिल जाएगा हमको, नवीन हिम से आच्छादित सतह का, क्योंकि नवीन हिम से आच्छादित सतह जो है ये कैसी होगी, सफेद रंग की है, हल्का रंग मिल गया। और दूसरा सतह कैसी है तो हिम की सतह है, बर्फ सरफेस है, चिकनी है, लुब्रिकेंट है। तो हम कह सकते हैं नवीन हिम से आच्छादित सतह का एल्बिडो सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि हमने दो फैक्टर पकड़ लिए, रंग और सतह का चिकनापन, ये दो पॉइंट हमने पकड़े हैं। इन दो पॉइंट से ही कोई भी प्रश्न पूछे, इन्हीं दो पॉइंट से बनाना है हमें। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बादलों की सघनता की। ये तो हुआ एल्बिडो, एल्बिडो और बादलों की सघनता, इसी से जुड़ा हुआ है बादलों की सघनता वाला पॉइंट। देखते हैं, डिस्कस करते हैं इसको। बहुत ध्यानपूर्वक इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा ताकि कंफ्यूजन की स्थिति ना रहे। मान लेते हैं कि ये कोई सतह है, सरफेस है, कोई क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में दिन का समय है। तो इधर हम ले लेते हैं दिन का समय, और इस स्थान पर हम ले लेते हैं रात के समय को। तो यहां पर है रात का समय, दिन का समय लिया हमने और रात का समय लिया। दिन के समय में हमने एक ऐसे क्षेत्र को लिया जहां पर क्या है तो घने बादल छाए हुए हैं। तो इस क्षेत्र में हमने ये मान लिया कि ये ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र पर घने बादल जो हैं तो छाए हुए हैं। और दूसरा क्षेत्र है, ये दूसरा क्षेत्र कैसा है, ये खुला आसमान का क्षेत्र है, यहां पर खुला आसमान है। तो एक क्षेत्र ऐसा है जहां घने बादल हैं और दूसरी तरफ कैसा क्षेत्र है जहां पर खुला आसमान है। रात के समय में भी हमने उसी क्षेत्र को लिया जहां पर घने बादल छाए हैं, और दूसरी तरफ हमने कैसे क्षेत्र को लिया जहां पर खुला आसमान है। ठीक है, हमने इन क्षेत्रों की कल्पना की है, हमने इन क्षेत्रों का परीक्षण करना है। दिन का समय है और दिन के समय में जिस स्थान पर घने बादल छाए हुए हैं, इस स्थान पर बादलों के द्वारा जो सौर ऊर्जा आ रही है, इस सौर ऊर्जा का परावर्तन कर दिया जाएगा। आप जानते हैं कि जो शॉर्ट वेव रेडिएशन आया है, इस शॉर्ट वेव रेडिएशन को वापस से रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा, परावर्तित कर दिया जाएगा। पढ़ा है हमने हीट बजट के कॉन्सेप्ट में कि वायुमंडल में जलवाष्प जहां अधिक होगी, बादलों की सघनता जहां अधिक होती है, उस स्थान पर परावर्तिता अधिक हो जाती है। जैसे जैसे परावर्तिता अधिक हो जाएगी, इसका मतलब है इस स्थान पर सतह को प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा की मात्रा में कमी आ जाएगी। सतह को कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होगी, और सतह को कम मात्रा में सौर ऊर्जा की प्राप्ति होने के कारण
ऊष्मण का दर, रेट ऑफ हीटिंग, ऊष्मण का दर घट जाएगा, रेट ऑफ हीटिंग कम होगी, सतह धीरे धीरे गर्म होगी और बहुत ज्यादा गर्म नहीं हो पाएगी। दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र की कल्पना हम कर रहे हैं जहां यही सेम समान अक्षांश है, और समान अक्षांश का ऐसा क्षेत्र है जिस स्थान पर आसमान खुला हुआ है, बादल छाए हुए नहीं हैं। तो जब बादल नहीं छाए हैं इसका मतलब है कि सतह को सीधे सीधे सौर ऊर्जा की शॉर्ट वेव रेडिएशन की प्राप्ति हो जाएगी। लघु तरंग विकिरण सौर सतह की ओर आएगा। जब यह लघु तरंग विकिरण सतह की ओर आएगा इसका मतलब है कि इस सतह के ऊष्मण का दर अधिक होगा। जहां घने बादल छाए होंगे वहां पर ऊष्मण का दर क्या है? कम है। ऊष्मण का दर कम है तो तापमान कम। जहां पर ऊष्मण का दर अधिक है इसलिए यहां पर तापमान अधिक। तो दिन के समय इस स्थान पर दोनों ही स्थानों में तापमान में अंतर की स्थिति देखने को मिल जाएगी हमें। रात का समय आता है और रात के समय की चर्चा करते हैं। रात के समय में जहां पर क्या है, घने बादल छाए हुए हैं, पृथ्वी हम जानते हैं कि लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से वापस से ऊष्मा का निष्कासन बाह्य अंतरिक्ष में करती है। लॉन्ग वेव रेडिएशन, इस दीर्घ तरंग विकिरण के द्वारा पृथ्वी वापस से बाह्य अंतरिक्ष में ऊष्मा को निष्कासित कर रही होती है। तो जब पृथ्वी दीर्घ तरंग विकिरण के माध्यम से ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित करती है और घने बादल किसी क्षेत्र में छाए हुए हैं तो हम जानते हैं कि बादल ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करते हैं। जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस की तरह कार्य करता है और इस लॉन्ग वेव रेडिएशन को वापस से सतह की ओर परावर्तित कर देगा, सतह की ओर वापस से इसे भेज देगा। इसे हम क्या कहेंगे? काउंटर रेडिएशन इफेक्ट कहेंगे। हम इसे कह रहे हैं प्रतिलोम विकिरण प्रभाव या काउंटर रेडिएशन के रूप में इसे वापस भेज देगा, प्रतिलोम विकिरण के रूप में वापस भेज देगा। जब प्रतिलोम विकिरण के रूप में ऊष्मा आ जाएगी तो हम कह सकते हैं कि इस स्थान पर शीतलन का दर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो रेट ऑफ कूलिंग, शीतलन का दर कम हो गया, इसलिए यहां पर तापमान बहुत कम नहीं हो पाएगा। क्योंकि शीतलन का दर कम है तो तापमान में बहुत तीव्र गति से कमी नहीं आ पाएगी। दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र है जो खुले आसमान का क्षेत्र है। इस खुले आसमान के क्षेत्र में पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देगी और जब पृथ्वी लॉन्ग वेव रेडिएशन के माध्यम से ऊष्मा को बाह्य अंतरिक्ष में निष्कासित कर देगी तो तेजी से सतह ठंडी हो जाएगी, वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। हम कह सकते हैं यहां पर शीतलन का दर अधिक होगा, रेट ऑफ कूलिंग अधिक होगी, इसलिए इस स्थान पर टेम्परेचर तेजी से घटेगा, तेजी से कम हो जाएगा। तो अगर आपसे बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि दो स्थान हैं और दो स्थानों में से अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक है, का क्या है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अगर अधिक है, बादल छाए हुए हैं, तो दिन के समय ऊष्मण का दर और रात के समय शीतलन का दर दोनों ही कम होंगे। जबकि अगर खुले आसमान का क्षेत्र है तो खुले आसमान के क्षेत्र में दिन के समय ऊष्मण का दर अधिक होगा, तापमान ज्यादा बढ़ जाएगा, और रात के समय शीतलन का दर भी अधिक होगा, तापमान तेजी से घट जाएगा। तो तापांतर, अधिक तापमान और कम तापमान के मध्य का जो ये अंतर है बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ ऐसा क्षेत्र जहां पर घने बादल छाए हैं, ना तो बहुत ज्यादा अधिक तापमान और ना बहुत ज्यादा कम तापमान, दोनों के बीच का अंतर घट गया, तो हम कह सकते हैं दैनिक तापांतर क्या हो जाएगा? दैनिक तापांतर घट जाएगा।
तो इस पूरे डिस्कशन से एक कंक्लूजन ड्रॉ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में एक तरफ है जलवाष्प की मात्रा और दूसरी तरफ है दैनिक तापांतर। बताइए क्या कंक्लूजन होगा? अगर जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो दैनिक तापांतर कम, अधिक और कम के बीच का अंतर कम, और अगर जलवाष्प की मात्रा कम है तो दिन में अधिक ऊष्मन और रात में अधिक शीतलन। अगर जलवाष्प कम है तो दैनिक तापांतर अधिक। तो हम कह सकते हैं इन दोनों के मध्य में इनवर्स रिलेशन डेवलप हो गया। तो समान अक्षांशीय प्रदेश है और समान अक्षांशीय प्रदेश में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक पाई जा रही है, या हम कह सकते हैं आर्द्र वायुमंडल है, हम कह सकते हैं वायुमंडल में बादलों की सघनता है, गहनता है। और दूसरा क्षेत्र है ऐसा क्षेत्र जहां खुले आसमान का क्षेत्र है, शुष्क मौसम वाला क्षेत्र है, वायुमंडल में जलवाष्प अत्यंत कम पाई जा रही है। ऐसे क्षेत्रों के तापमान में अंतर की स्थितियां पाई जाएंगी समान अक्षांश होने के बाद भी। ये हमारा सेकंड पॉइंट का डिस्कशन था। अब थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। चलिए थर्ड पॉइंट है क्या? थर्ड पॉइंट है स्थल और जल का प्रभाव। स्थल और जल का प्रभाव। तो देखिए ये है जलीय क्षेत्र, इधर है स्थलीय क्षेत्र। ठीक है, इधर है जलीय क्षेत्र और इधर है स्थलीय क्षेत्र। ये तट है। स्थल की तुलना में जलीय क्षेत्र धीरे 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 गर्म होता है और धीरे 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 ठंडा भी होता है। साथ ही अगर जलीय क्षेत्र का तापमान एक सीमा से अधिक बढ़ जाए तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होने लगती है और जलीय क्षेत्र के तापमान में कमी आती है, जबकि स्थल गर्म होते चला जाता है और बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। तो जैसे जैसे स्थलीय प्रभाव बढ़ेगा, जैसे जैसे हम तट से, तटीय क्षेत्र है ये, जैसे जैसे हम तटीय क्षेत्र से अगाध स्थलीय क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं जहां पर स्थलीय प्रभाव अधिक है, वैसे वैसे स्थल खंडों के प्रभाव के कारण स्थल तीव्र गति से गर्म और तीव्र गति से ठंडे हो जाते हैं। इस वजह से दैनिक वार्षिक तापांतर बढ़ जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम तट की ओर आते हैं, तट की ओर आ रहे हैं, तटीय क्षेत्र की ओर आ रहे हैं हम, तो जलीय सतह के प्रभाव के कारण, किसका प्रभाव है? जलीय सतह का प्रभाव है। और जलीय सतह के प्रभाव के कारण क्या होगा? जल धीरे धीरे गर्म होगा, धीरे धीरे ठंडा भी होगा। तो ना तो दिन का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ पाएगा और ना रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो पाएंगी। दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों ही कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे तटीय प्रभाव बढ़ेगा, तटीय प्रभाव, वैसे वैसे कंक्लूजन क्या निकल के आएगा कि दैनिक व वार्षिक तापांतर कम रहेगा। तो समान अक्षांशीय प्रदेश में इस तटीय क्षेत्रों से दूर स्थलीय क्षेत्रों की ओर जाने पर दैनिक और वार्षिक तापांतर में वृद्धि की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि स्थल खंडों की विशेष प्रकृति होती है।
और स्थल खंडों की विशिष्ट प्रकृति के कारण ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। जबकि तट की ओर जाने पर जल की विशिष्ट प्रकृति के कारण जलीय प्रभाव अधिक होता है और जलीय प्रभाव के अधिक होने के कारण दैनिक और वार्षिक तापांतर दोनों ही कम होते हैं। अब अंतिम पॉइंट जो है, इस अंतिम पॉइंट को भी हम डिस्कस कर लेते हैं और अंतिम पॉइंट कह रहा है पवन और समुद्री जलधारा का प्रभाव। देखिए लास्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है, पवन और समुद्री जलधारा का प्रभाव। अगर मान लीजिए कि कोई पवन निम्न अक्षांश है, निम्न अक्षांश, और निम्न अक्षांश से कोई पवन अथवा जलधारा उच्च अक्षांश की ओर जा रही है। किसी क्षेत्र में निम्न अक्षांशीय क्षेत्र से उच्च अक्षांशीय क्षेत्र की ओर पवनें अथवा समुद्री जलधाराएं जा रही हैं, तो इस उच्च अक्षांशीय क्षेत्र के तापमान में वृद्धि कर देगी। जबकि दूसरी ओर उच्च अक्षांशीय क्षेत्र से निम्न अक्षांशीय क्षेत्र की ओर आने वाली पवनें अथवा समुद्री जलधाराएं इस निम्न अक्षांशीय क्षेत्र के तापमान में कमी ला देती हैं। ये तापमान को बढ़ा देंगी और ये तापमान को घटा देंगी। तो ये पवन और समुद्री जलधारा की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर क्या है, तो हम कह सकते हैं पवन और समुद्री जलधारा की विशिष्ट प्रकृति के आधार पर समान अक्षांशीय प्रदेश में तापमान में अंतर की स्थिति भी हमें देखने को मिल सकती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांशों की ओर जाने वाली पवनें उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों के तापमान में वृद्धि कर देती हैं, जबकि उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर आने वाली पवनें अथवा समुद्री जलधाराएं निम्न अक्षांशों के तापमान में कमी का कार्य करती हैं। ठीक है, तो ये कंक्लूजन था, ये पूरा हमारा डिस्कशन था तापमान का क्षैतिज वितरण, तापमान के क्षैतिज वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर ली, समान अक्षांशीय प्रदेशों की चर्चा की, और समान अक्षांशीय प्रदेशों के साथ साथ अब हमने डिस्कस कर लिया कि अगर आपतन कोण भी समान है तब भी क्या क्या स्थितियां बन सकती हैं। तो पहले तो अक्षांश के बारे में और फिर समान अक्षांशों के बारे में, दोनों के बारे में डिस्कशन कर लिया। कल मिलेंगे और वायुमंडलीय दाब नया टॉपिक है, उससे बातें आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।